हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 के 7 चैप्टर के बारे में। हाँ बच्चों, इससे पहले हमने 6 चैप्टर क्लास 12 के ख़त्म कर चुके हैं और आज का हमारा ये चैप्टर है 7 चैप्टर, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब हम चुंबकीय क्षेत्र में इंटर कर गए हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने धारिताओं के बारे में पढ़ा था, वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बारे में वैद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। अब हम आ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र वाले टॉपिक के बारे में। पहले तो हमने बहुत से चैप्टर में पढ़े थे विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। पहला चैप्टर जैसे हमारा था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर हमारा गॉस का नियम, तीसरा चैप्टर था हमारा विभव तथा विभवांतर, चौथा चैप्टर था हमारा संधारित्र तथा संयोजन, पांचवा चैप्टर हमारा कौन सा था ये आप बताएंगे, और छठवां चैप्टर हमारा कौन सा था ये आप बताएंगे, क्योंकि ये दोनों पीछे के 2 चैप्टर हैं, ये आपको भी याद होने चाहिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब ना हमने क्या कहते हैं, जैसे देखिए हमने जो पहले चैप्टर पढ़ा था कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, फिर गॉस वाला पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही फिर विभव विभवांतर पढ़ा। तो पहले चैप्टर से क्या था, कनेक्टेड आता जाता था। जितने हमने जो 6वां चैप्टर लास्ट वाला पढ़ा किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, वो क्या था, वो कनेक्टेड था। किससे कनेक्टेड था? वो फर्स्ट चैप्टर से भी कनेक्टेड था, सेकंड से भी कनेक्टेड था, थर्ड से भी कनेक्टेड था, फोर्थ से भी कनेक्टेड था, फिफ्थ से भी कनेक्टेड था, 6 वाला तो चल ही रहा था। तो उसी प्रकार, क्योंकि जानते हो क्या था, वो एक सीरीज था। वहाँ पे हम लोग वैद्युत चालन के बारे में पढ़ते जा रहे थे। तो एक दूसरे से कड़ी बनाए हुए क्या जंजीर बन जा रही थी। फिर चीज़ वहीं से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग जैसे चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र का प्रारंभ यहाँ से होने जा रहा है, ठीक है। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रारंभ यहाँ से होने जा रहा है और ये 5-6 चैप्टर तक जो अगला 5-6 चैप्टर हम पढ़ेंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता जाएगा, ठीक है। सबका संबंध एक दूसरे से रहेगा ही रहेगा। गतिमान आवेश का संबंध जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे इसका आपसे 5-6 चैप्टर तक संबंध रहने वाला है। तो अभी से इसको देखना प्रारंभ कर दें, ठीक है। चलिए बच्चे, तो हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इस चैनल पर हम क्लास 12 से रिलेटेड सभी बोर्ड से रिलेटेड सभी वीडियो को डालते रहते हैं, चाहे वो टाइम टेबल से हो, एग्जाम के होने से बेसिस से हो, या सिलेबस कटने से हो, या कुछ भी हो। सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड करते रहते हैं। या आप 12th के बाद जो करने वाले हैं, जो पेपर होते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉलेज के पेपर होते हैं, या उसके बाद से जो मतलब जॉब के भी आते हैं, जो जॉब ऑप्शन भी आते हैं, वो भी हम बच्चों को यहाँ पे क्या करते हैं, बताते रहते हैं। तो ये चैनल मेरा जो अगर है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, क्योंकि आपका समय ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे गतिमान आवेश के बारे में। ये गतिमान आवेश क्या होता है? कोई भी आवेश गति कर रहा है तो वो हो गया हमारा गतिमान आवेश, ठीक है। कोई भी आवेश अगर हमारा गति कर रहा है, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये हमारी वायर है, इसको हमने क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिया। इस वायर को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, जिसका विभव मान लीजिए V है। तो इस वायर में क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर कुछ गति करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, मतलब क्या आवेश गति कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये गतिमान आवेश हो गया, गतिमान आवेश, ठीक है। तो गतिमान आवेश समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। हम भैया गतिमान आवेश तो समझ गए, अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये भी देखिए बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र हमने आज से पहले बचपन में सभी ने, जितने बच्चे देख रहे हैं लगभग हम कह सकते हैं कि 95% बच्चों ने चुंबकीय क्षेत्र को महसूस किया है, चुंबकीय क्षेत्र को समझा है। लेकिन बस वहाँ पे आप नहीं जानते थे कि इसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हम उसका प्रैक्टिकल तो किए हैं, हम अपने दैनिक जीवन में उसको तो अपनाए हैं, और वो कुछ हम उससे खेले भी, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि वो चुंबकीय क्षेत्र। ये बच्चों, मैं शुरू से यही कहता हूँ कि फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स आपके ही भौतिक वातावरण में जो चीज़ें शामिल हैं, आप डेली करते हैं, वही सब फिजिक्स केमिस्ट्री, वही सब साइंस है।
हम क्या करते हैं, हम बस अब पढ़ते हैं गतिमान आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, तो हम उसको क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट नहीं करते हैं, जिससे कि हमें इसमें उलझन आ जाता है। हम उसको बस किताब में ही पढ़ते रह जाते हैं, जिससे कि हमारे लिए उलझन आ जाता है। जैसे आप 4 ही चीज़ें हमने पढ़ा, ये कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसमें आवेशों के बारे में पढ़ा। आप टीवी के पास ले जाइए तो उस पर आवेश होता है, जिसमें हम रगड़ते हैं तो कागज का उड़ जाना जो बचपन में करते थे, वो आवेश का कूलाम बल के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में हो रही हैं, उसी को पढ़ते हैं फिजिक्स में, बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपने इससे पहले देखा, आप कहाँ देखा है? देखिए बच्चों, बचपन में हम कभी स्पीकर तोड़ देते थे, स्पीकर तोड़ देते थे, उसके अंदर से या जो घड़ी स्पीकर होती थी या जो मोबाइल खरीदते थे जिसमें स्पीकर होता था, तो एक पतली सी बैटरी से चुंबक लगा हुआ होता था। उस चुंबक को हम लेते थे और उसके बगल में एक और चुंबक लेते थे, आगे पीछे करते थे, वैसे घर जैसे ये चुंबक था, ये आगे पीछे से करते थे, ये दूर पास होती थी, हम उसके साथ खेलते रहते थे। हमें लगता था क्या ये एक जादू है। ठीक है, और अपने स्कूल में ले जाकर दोनों चुंबक दोस्तों को अपने दिखाया करते थे, या अगल बगल सबको दिखाया करते थे। या एक और मिलता था जो मेले में ऐसे हम उसको फेंकते थे तो दोनों पास आती थी, और अगर ऐसे वैसे ले जाते थे तो दोनों दूर जाती थी। तो वो जो दूर जाती थी ना, जिसके कारण था वही हमारा क्या था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र था। जैसे ये हम 2 चुंबक लिया करते थे और इसको ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ये दूर जाती थी, तो जिसके कारण दूर जाती थी वो चुंबकीय क्षेत्र था, उसके अंदर एक बल कार्य करता था। तो आगे हम आपको बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में 2 चुंबकीय क्षेत्र पास लाने पर कौन सा बल कार्य करता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो चुंबकीय हमारा क्षेत्र था उसमें। अच्छा, अब चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे पता करें चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो देखिए, किसी चुंबक के, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक चुंबक है, चुंबक है तो इसका कुछ नॉर्थ पोल होगा और कुछ साउथ पोल भी होगा। ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, क्या बोला मैंने, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी सुई को लाने पर, किसी चुंबक के चारों स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर, चुंबकीय सुई आप कह सकते हैं, सुई सिप कह सकते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय सुई कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चुंबक है तो मतलब उसमें भी जिसके किसी चुंबक के चारों स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर, ये चुंबकीय सुई को मान लीजिए हम यहाँ पे ला दिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, ऐसे ऐसे कुछ होता था ना, आपने देखा होगा बचपन में भी, ये ठीक है, ऐसे हमारे को चुंबकीय क्षेत्र है ये। तो अब इसका हम परिभाषा दे रहे हैं, किसी चुंबक के चारों स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर चुंबकीय सुई अपने ऊपर कोई बल आघूर्ण अनुभव करती है, बल आघूर्ण का अनुभव करती है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आई मेरी बात को? जैसे मान लीजिए चुंबक है और ये हमारी चुंबकीय सुई है। ठीक है, तो अब हम इस चुंबक को, ये हमारा चुंबक है, तो किसी चुंबक के उस क्षेत्र में, किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए हमारा चुंबक है, इसके चारों स्थित वह क्षेत्र है, तो किसी चुंबक के चारों स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित हो। ठीक है, उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित हो तो वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बल आघूर्ण क्या होता है, जैसे हमारी चुंबकीय सुई थी, ये ऐसे थी कि इसको संरेख करने का प्रयास करके संरेख हो जाएगी, तो हमारा क्या था, वो हमारा क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सबको समझ में आ गया? चलिए, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जैसे हमने पहले पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में, यहाँ पे हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अभी हम सभी चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है। इससे पहले हम एक प्रयोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एक प्रयोग देखेंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि चैप्टर का नाम क्या रखा गया है। ये प्रयोग किया था ऑस्टेड सर ने, इन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, ओस्टेड, इनके प्रयोग को आप समझिए। का प्रयोग, अब इन्होंने क्या प्रयोग किया, इन्होंने एक प्रयोग किया जिसे इन्होंने नाम दिया ऑस्टेड का प्रयोग। इस प्रयोग की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास निकल कर आई। देखिएगा इन्होंने क्या प्रयोग किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक
मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, यहाँ पे साफ साफ समझ में आएगा, ठीक है, कि इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन्होंने प्रयोग क्या किया था। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया था, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर हमारे सामने आई थी। और एक और बन जाएगा हमारा, अरे सर बहुत बोरिंग हो रहा है क्लास। नहीं बेटा, बोरिंग नहीं हो रहा है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, समझने के बहुत नई नई चीज़ें आज मिलेंगी हमको। ऐसे ही इन्होंने 3 चालक लिए, 3 चालक मतलब 3 परिपथ लिए। जो एक हमारा चालक तार है, ठीक है, एक हमारा क्या है, एक हमारा चालक तार है। तो इन्होंने 3 परिपथ लिए, ठीक है, 3 परिपथ है हमारे पास। परिपथ नंबर 1, 2 और ये 3। और ये हमारा क्या है, ये कैसे बना दिए हम, कैसे बना दिए, इसको इधर रखो, कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारा चालक तार है और ये हमारा सेल है, ये हमारी कुंजी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक परिपथ लिया, ठीक है, जैसा कि मैंने दिखा रहा है, इन्होंने 3 परिपथ लिए। और ये परिपथ के पास इन्होंने क्या लाया, एक चुंबकीय सुई को लाया, कुछ इस प्रकार। मुझे नहीं बनाने आ रहा है, जिसको बनाने आएगा अच्छे से बना लेगा। मेरी ड्राइंग क्या है, थोड़ी कमजोर है, ठीक है। मान लीजिए साउथ, थोड़ा मुझे थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, तो आप कहेंगे सर आपको नहीं बनाने आ रहा, तो हमें कैसे आएगा। बहुत बच्चे कहते हैं तुरंत ये मास्टर है साला, इसको तो बनाने ही नहीं आ रहा है, चले हैं पढ़ाने। ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। इन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय सुई को लिया, इसके पास थोड़ा सा गड़बड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर यहाँ पे ना, इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि मैं कब का करवा दिया, तो मैं देखते हैं खुद राइटिंग को उतना ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चुंबकीय सुई को लिया, ठीक है, पहले वाले चालक के पास से। अब ध्यान से फिगर को एनालाइज कीजिए। ये एक चालक तार है, इसमें बैटरी लगी हुई है, ये कुंजी है, जो कुंजी खुली है। तो जब कुंजी खुली थी तो इन्होंने इसके पास क्या लाया, एक चुंबकीय क्षेत्र लाया, एक चुंबकीय सुई लाई। और इन्होंने जब चुंबकीय सुई लाकर रखा तो उसमें कुछ नहीं हुआ, चुंबकीय सुई वैसी को वैसी पड़ी रह गई। ये चालक जब चालक हमारा क्या था, खुला था, तो चुंबकीय सुई हमारी वैसी की वैसी पड़ी रह गई, ठीक है। इसके बाद से इन्होंने अपने फिर को प्रयोग को दोहराया। इस बार फिर इन्होंने क्या किया कि फिर एक चुंबकीय सुई लाई, ये हमारा नॉर्थ हो गया, और ये हमारा साउथ, ये साउथ हो गया, और ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। इन्होंने फिर इस प्रयोग को दोहराया, बस अंतर इतना था, 30 बार इन्होंने कुंजी को बंद कर दिया, ठीक है। और जैसे ही कुंजी को बंद करते इन्होंने इस चुंबकीय सुई को लिया। ध्यान सुनिएगा, पहले इन्होंने क्या किया कि इस परिपथ के पास चुंबकीय सुई लाई, तो ऐसे लाया तो यहाँ पे कुछ विक्षेप उक्षेप नहीं हुआ। फिर दूसरी बार इन्होंने क्या किया, कि परिपथ को बंद, जो कुंजी थी कुंजी को बंद कर दिया। इस अवस्था में परिपथ में धारा बहने लगी। इसमें देखिए कुंजी खुली तो परिपथ में धारा और कुछ बह नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इन्होंने कुंजी बंद की, परिपथ में धारा बहने लगी। अब परिपथ में धारा देखिए कैसे बहेगी, ऐसे धारा बहने लगेगी। ये आई हमारा परिपथ में, मान लीजिए आई का मान जो भी हो, परिपथ में हमारा क्या होने लगा, परिपथ में हमारा धारा तो बहने लगा। अब धारा बहने लगा तो इन्होंने पाया कि इस स्थिति में क्या हुआ कि चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया, चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया। देख रहे, चुंबकीय सुई थोड़ा नीचे की ओर आ गई, थोड़ा और विक्षेप कर देता हूँ ना, इसी की तरह लग रहा है। कहेंगे सर कहाँ विक्षेप हुआ, तो ये हमारी चुंबकीय सुई में ऐसे, अब समझ में आएगा आपको, लगेगा कि हाँ विक्षेप हुआ है।
इसीलिए देखिए मैं वहाँ पे मेहनत किया था सीधा बनाने के लिए, हमारा साउथ हो गया तो ये हमारा नॉर्थ हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया। अभी भैया हैरान हो गए कि यहाँ पे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कुंजी को बंद किया तो चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया। फिर उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर क्या किया, बैटरी को विपरीत दिशा में लगा दिया। ठीक है, बैटरी को यहाँ पे देखिए क्या किया है, विपरीत दिशा में लगा दिया, जिससे क्या होगी, धारा विपरीत दिशा में बहेगी। और फिर उन्होंने क्या किया, कुंजी को बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि धारा बहने लगी। और धारा इस बार किधर बहने लगी, विपरीत दिशा में। फिर ये क्या किया, फिर वही चीज़ किया इन्होंने, चुंबकीय सुई को लेकर उसके पास गए। इस दिशा में क्या हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप तो हुई, लेकिन विपरीत दिशा में। यहाँ पे नॉर्थ पोल विक्षेप हुआ, विक्षेप तो हुई, ऐसा नहीं कि विक्षेप नहीं हुई। इन्होंने बैटरी की दिशा बदली तो कुंजी विक्षेप हुई, लेकिन नॉर्थ की दिशा में, अर्थात विपरीत दिशा में। इन्होंने 3 परिस्थिति आई है पा दी। ध्यान से देखिए, फिर अगर उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, ये ऑस्टेड के प्रयोग में पूछा जाता है। तो इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने परिपथ लिया, परिपथ में कुंजी को बिना बंद किए, अर्थात उस समय परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। परिपथ में जिस समय धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, उन्होंने जब चुंबकीय सुई को पास लाया तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं मिला। ये बोले अरे कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास कुंजी दिख रही है ना, इस कुंजी को इन्होंने बोला बंद कर दो, अब परिपथ में धारा का प्रवाह हम कर देते हैं। तो जब इन्होंने परिपथ में धारा का प्रवाह किया, फिर ये चुंबकीय सुई लेकर पहुंच गए। तो जब ये चुंबकीय सुई लेकर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में तो विक्षेप हो गया। चुंबकीय सुई की जो साउथ वाली निडल थी विक्षेप कर नीचे चली गई, तो नॉर्थ वाली ऊपर आ गई। ये समझे, अर्थात यहाँ पर तो चुंबकीय सुई उपस्थित है। फिर इन्होंने कहा थोड़ा और देख लेते हैं। अब इन्होंने कहा बैटरी को बदल देते हैं। अब धनात्मक को इधर प्लेट को और ऋणात्मक प्लेट को इधर कर देते हैं, अर्थात हम धारा की दिशा को बदल देते हैं। तो इन्होंने इसमें क्या किया, धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया। फिर जब इन्होंने धारा की दिशा को परिवर्तित करके परिपथ में धारा बहाया, तो फिर ये चुंबकीय सुई लेके गए। तो इन्होंने देखा अरे चुंबकीय सुई में तो इधर फिर से है विक्षेप, तो है परिवर्तित करने के बाद विक्षेप तो है, लेकिन इन्होंने फिर क्या पाया कि अरे विक्षेप तो विपरीत दिशा में है, अर्थात कुछ तो कनेक्शन है। विक्षेप क्या है, विक्षेप तो विपरीत दिशा में है। ये सर्वप्रथम ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने यह पता लगाया कि वैद्युत धारा अर्थात गतिमान आवेश, वैद्युत धारा पहले बताया ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिमान, कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कैसे आप भी बता दिए, क्योंकि देखिए जब तक इसमें वैद्युत धारा अर्थात गतिमान आवेश नहीं चल रहे थे, कुंडली में चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं था, लेकिन जैसे ही कुंजी बंद हुई, कुंडली में चुंबकीय सुई में क्या हुआ, विक्षेप प्राप्त हो गया। अर्थात जो वैद्युत आवेश गतिमान है, तो गतिमान आवेश क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने धारा बदला, तो फिर इन्होंने पाया कि दिशा ये तो विपरीत दिशा में बदल गया, सुई का विक्षेप बदल गया। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक ये तो सिद्ध कर दिए कि जो गतिमान आवेश होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, लेकिन इन्होंने इसको सिद्ध नहीं कर पाए। ये चीज़ तो सिद्ध कर दे कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, लेकिन इससे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दिशा बदल गई, धारा के बदलते दिशा परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ वो नहीं सिद्ध कर पाए, ये चीज़ बताने में असमर्थ रहे, कोई गणितीय उसको रचना, उसको परिभाषित करने में असमर्थ रह गए। बस यहीं तक सीमित रह गए कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो देखिए आज पता चल गया है कि कंप्यूटर से ऐप बनाए जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के ऐप बने, लेकिन जब पहला ऐप बनाया गया होगा या कोई भाषा निकाली गई होगी जिससे कि हम ऐप बना सकते हैं, तो उसने ऐप तो नहीं बनाया लेकिन वो भाषा दे दिया। ठीक इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको परिभाषित तो नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने ये बता दिया, क्या बता दिया, गतिमान आवेश क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। अब इसको आपको भी लिख के रखना होगा, गतिमान आवेश क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। इससे पहले 6 चैप्टर में हमने पढ़ा कि स्थिर आवेश जो होते हैं क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। पहले ही चैप्टर में पढ़ा है। स्थिर आवेश क्या करते हैं, क्योंकि बिंदु आवेश क्या होता है, स्थिर आवेश होता है और वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि गतिमान आवेश जो होगा वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ये ऑस्टेड सर ने बताया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले देख लीजिए, अगर आपको पेपर में आता है प्रयोग का फिगर बनाने का तो कैसे बनाएंगे। पहले का तो समझ में आ रहा है, कोई विक्षेप नहीं।
ठीक है, तो ये समांतर रहेगा। लेकिन जब विक्षेप आ रहा है तो आप धारा वाले में इसमें कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं ट्रिक बता देता हूँ कि जिधर से हम धारा बहाएंगे, जैसे मान लीजिए इधर ऐसे धारा है तो ये वाली सुई नीडल नीचे चली जाएगी, और जिधर से देखिए इधर से धारा था तो ये नॉर्थ वाली सुई क्या हुई, नीडल चली गई। ये ऐसे था तो ये वाली धारा जब आएगी तो साउथ वाली नीडल चली जाएगी नीचे, और जब इधर से धारा नॉर्थ से धारा आएगी तो नॉर्थ वाली नीडल चली जाएगी नीचे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब एक बायोसेवर्ट है, बायोसेवर्ट सर आए जिन्होंने जिस चीज़ को ये परिभाषित नहीं कर सके। पहले मैं इनका लिख देता हूँ कि ऑस्टेड ने इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया, मैं फिर से एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख देता हूँ कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक समझना जरूरी है, ठीक है। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑस्टेड सर ने बताया था। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बायोसेवर्ट सर के बारे में, जिन्होंने क्या किया, जो चीज़ ऑस्टेड नहीं कर पाए। जैसे इन्होंने तो ये तो बता दिया गतिमान आवेश क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसको परिभाषित करने में, इसको कोई मतलब ना न्यूमेरिकल वैल्यू देने में ये असमर्थ रहे, ये नहीं बता पाए, उसकी इन्होंने अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाई, इसको गणितीय संबंध नहीं दे पाया, दिशा कैसी होगी सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन एक वैज्ञानिक है बायोसेवर्ट, ठीक है, गतिमान आवेश कीजिए धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो मैं यहाँ पे धारावाही लिखूंगा, तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधी बायोसेवर्ट का नियम। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्शन बनेगा, अच्छा लगेगा। बायोसेवर्ट सर आपके ध्यान में रहेगा, ठीक है। बायो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये बायोसेवर्ट कौन थे, कि पहले एक बात ध्यान से रखिएगा कि बायोसेवर्ट जो है एक वैज्ञानिक नहीं है, यहाँ पे दो वैज्ञानिक है, समझ रहे हैं आप। जिसको जिस चीज़ को जो मेन पॉइंट था जिसको ऑस्टेड सर ने अकेले बता दिया, उसे यहाँ पर दो वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ी उसको परिभाषित करने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम दिया जिसे बायोसेवर्ट के नियम के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या नियम दिया ये मैं बताता। इन्होंने बताया कि जब भी किसी चालक से आवेश गुजरते हैं या किसी वैद्युत चालक से धारा गुजरती है तो वो चालक अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इस वैद्युत क्षेत्र से संबंधित इस उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कि इन्होंने बताया कि जब कोई धारावाही चालक से धारा गुजरती है तो वो धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र निम्न प्रकार होता है, ठीक है। और इन्होंने कैसे बताया निम्न प्रकार होता है, इस निम्न प्रकार को आप समझिएगा। इन्होंने पहले क्या किया, एक चालक ले फिगर में पहले बना देता हूँ, ठीक है। ये एक फिगर हो गया, ये हमारी धारावाही चालक हो गए, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपका धारा आई चल रहा है। अब हमें इस छोटी सी दूरी, पहले हम छोटी सी दूरी dl के लिए निकालेंगे। मान लीजिए छोटी सी दूरी dl है। अब इस dl के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि
यह चालक, अगर मान लीजिए चालक में धारा आई प्रवाह हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने पहला पॉइंट दिया। पहला पॉइंट क्या दिया कि यह, पहला पॉइंट बना देता हूँ, यह चालक में प्रवाहित, इन्होंने क्या बताया, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले तो यहाँ पे आप समझिए चुंबकीय क्षेत्र को, यहाँ पे ना चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, बी से। तो यहाँ पे क्या होगा, हम छोटे के लिए निकाल रहे हैं ना, डीएल दूरी के लिए निकाल रहे हैं। ये क्या बताया यहाँ पे कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पे जो हमारा डीबी होगा ये अनुक्रमानुपाती है आई के। पहला पॉइंट हमारा ये है। अब दूसरा ये बताया कि यह चालक में प्रवाहित होने, चालक की लंबाई के, क्या इन्होंने बताया कि यह चालक के उस लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती, जितनी दूरी में हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो उस दूरी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या दूसरा बताया इसने कि यह चालक की लंबाई, अगर आपको पूरी लंबाई पता है तो आप पूरी लिखेंगे, यहाँ पे हमें डीएल का निकालना तो लिखेंगे चालक की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इसके दूसरा ये हो गया हमारा भैया। चलिए डीबी जो है अनुक्रमानुपाती है ये डीएल के। अब तीसरा इन्होंने देखिए एक बताया, इन्होंने तीसरा बताया कि अब मान लीजिए हम चालक से कुछ दूरी पर ही निकालेंगे ना, अब मान लीजिए आप चालक से कुछ दूरी पर ही बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मान लीजिए हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यह बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P से चालक को मिलाने वाली रेखा को मिलाने पर यह रेखा चालक के साथ जितना कोण बनाएगी उसके इन्होंने क्या बताया कि जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, क्या, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु को हम चालक से मिलाएंगे। बिंदु को चालक से मिलाने पर रेखा जो कोण चालक से बनाएगी उस कोण की ज्या चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती होगी, ठीक है। बिंदु से चालक को मिलाने वाली रेखा के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। जो कोण वहाँ पे थीटा बना तो यहाँ पे क्या होगा हमारा डीबी, क्या होगा डीबी बराबर अनुक्रमानुपाती ये साइन थीटा कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती। और ये लास्ट चौथा पॉइंट इन्होंने जो दिया, इन्होंने क्या दिया कि ये जो हमारा चौथा पॉइंट लास्ट था कि अगर बिंदु P चालक से कितनी दूरी पर है, मान लिया ये r दूरी पर है, ठीक है, तो चालक से दूरी जितनी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो बिंदु की चालक से दूरी को आर लिख देते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे क्या है, जो dB है ये व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यहीं पे इनका ये नियम समाप्त हुआ। इन्होंने यही 4 नियम दिए जो आपको समझ में आया कि नहीं यहाँ पर, ये बताइए। पहला इन्होंने क्या बोला कि चालक तार से उत्पन्न
वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा चालक तार में उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होगा चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। दूसरा इन्होंने बताया जिस लंबाई के लिए हम निकाल रहे हैं चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तीसरा इन्होंने बताया चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई, चालक जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना है उस बिंदु को चालक से मिलाने पर जो कोण बनेगा उस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती तथा चालक की बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बिंदु की चालक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इन सब जोड़ को हम ऐसे इन सब को हम जोड़ कर मिला सकते हैं। अगर हम इन सब को जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा dB बराबर नहीं dB, यहाँ पे ब्लू का यूज करते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो dB होगा हमारा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम अनुक्रमानुपाती ये नियतांक है और हम कोई भी नियतांक हटाते हैं तो कोई भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा जो आएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा dB बराबर यही है हमारा किसका, गतिमान बायो-सेवर्ट का नियम। यही है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, जैसे वहां पे वैद्युतशीलता थी, ये म्यू नॉट क्या है, ये चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, यहाँ पे चुंबकशीलता है। म्यू बाई 4 पाई क्या है, नियतांक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू बाई 4 पाई नियतांक है। म्यू बाई 4 बराबर नियतांक। ठीक है, इसका वैल्यू होता है, वैल्यू भी लिख दें, पहले आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं और थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा अभी उसके बारे में, तभी रेज नहीं करूंगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, ये नियतांक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यू नॉट को बोलते हैं हम चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। ठीक है, और ये इसका म्यू नॉट बाई 4 पाई के वैल्यू भी होता है, जिसमें उसने था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले का वैद्युत क्षेत्र वाले में, तो इसका भी होता है 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। अब समझिएगा पूरा बायो-सेवर्ट के नियम, ध्यान समझिए। पहले अच्छा आप लिख लीजिए जो लिखना है। देखिए, बायो-सेवर्ट ने हमें बताया, ऑस्टेड ने प्रयोग करके गया, फिर बायो और सेवर्ट ने मिलकर हमें एक नियम ये दिया जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र कितना है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं किसके नियम से, तो बायो और सेवर्ट के नियम से इस चीज़ को हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बायो और सेवर्ट ने हमें बताया किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में धारा बहती है तो उसके कारण चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन्होंने बताया कि किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा जिस बिंदु पर हम धारा निकाल रहे हैं उस बिंदु को चालक से मिलाने पर उनके बीच जो कोण बनेगा उस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती तथा चालक से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम करेंगे तो dB बाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या किया, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो यहाँ पे म्यू बाई 4 पाई हमारा क्या है, नियतांक है, जिसे हम इसको चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है। जो मैंने सबसे अभी तक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको नहीं बताया, IMPPPPP हर साल आता है, हर साल आता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। हर साल ये प्रश्न आता है कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। यही चीज़ को आप लिखना है, क्या इसमें धारा अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई अनुक्रमानुपाती, चालक में बहने वाली धारा अनुक्रमानुपाती होती है, चालक की तार की लंबाई अनुक्रमानुपाती होती है, जिस बिंदु से मिलाते हैं उस बिंदु के कोण की ज्या अनुक्रमानुपाती होती है तथा बिंदु की चालक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और नियतांक बस ला देंगे, हो गया बायो-सेवर्ट का नियम। अब इसी में सोचिए आपको 4 नंबर देता है, जिसको कम लगे बता दे 4 नंबर। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एक
इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। देखिए रियलिटी में बताता हूँ जो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। मैं शुरू से ही बोलते जाता हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन इसको जानना जरूरी है। छोटा सा ही है इसीलिए ऑब्जेक्टिव में आता भी है। चलिए अब क्या है, तो निर्वात की चुंबक शीलता जिसे हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं तथा वैद्युत शीलता में संबंध, ये हमें ज्ञात करना है। इनके बीच संबंध क्या होगा, निर्वात की चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता के बीच संबंध हमें ज्ञात करना है। तो ये संबंध देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं क्या कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इजक्वल टू 10 के पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजक्वल टू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, इस चीज़ को कौन कौन अच्छी तरीके से नहीं जानता है? और हम तो इसका मान रख दिए। सॉरी पकड़े ये दोनों कान। क्या यहाँ पे क्या आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ना, क्योंकि सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वो मान होता है ना, विद्युतशीलता का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ मात्रक बदल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। हमें यह पता है, यहाँ से देखिए हम निकालेंगे निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। अब इससे आप भाग दे दीजिए, ये दूसरा इसको बना दीजिए। समय 1 से 2 भाग देने पर हम इसको अगर भाग देते तो हमारा क्या आ जाएगा, म्यू बाई आ जाएगा आपका, और ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा मान लीजिए आपको 4 पाई बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये देखिए अब ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा म्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बटे में हमारा आ जाएगा 4 पाई। ये कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है आपको? अब साथ साथ हम इसकी वैल्यू को भी डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा इजी हो जाएगा। यहीं पे वैल्यू को डिवाइड कीजिए आप, क्योंकि हमें इसमें संबंध निकालना है ना। तो ये हमारा 10 के पावर -7/9 इंटू 10 के पावर 9, ये हमारा कुछ बन जाएगा ऐसा कि म्यू बाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये हमारा बन जाएगा म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अगर इसको हम नीचे ला दे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। ये जगह 1/9 इंटू 10 के पावर 16, 9 इंटू 10 के पावर 16 कैसे आया सब बता देता हूँ मैं फिर से एक बार। ये 9 हो गया मल्टीप्लाइडेड 10 के पावर 7, इसको मल्टीप्लाई आप ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो या हम इसको इधर ला देते हैं, इसको नीचे ला देते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 9 इंटू 10 के पावर 16 इज इक्वल टू 1/म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चीज़ को देखिए, ये हमारा आ गया संबंध, हम निकाल सकते हैं। ये चुंबकशीलता हो गया, वैद्युतशीलता हो गया। अब देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट सम और चीज़ हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कैसे। अब हम इसका क्या करें जानते हैं, वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर हम जब यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 10 के पावर 16 का हो जाएगा 10 के पावर 8 इक्वल टू 1/√म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चीज़ को देख के कुछ लग रहा है, प्रकाश की चाल, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि देखिए ये हमारी जो इसको थी ना, इसको आप करिए, ये न्यूटन एम्पियर है ना, तो इसको करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इस दोनों को आप लेके सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारा क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/म्यू
बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। यहाँ पे सी, जो हमारी सी क्या है, प्रकाश की चाल है, यही इसमें संबंध है, प्रकाश की चाल, लिख लीजिएगा। यही हमारा संबंध है चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे मीटर पर सेकंड कैसे आ गया, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके ये दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। हमने इसको डिवाइड किया तो ये n/a² और नीचे हमारा क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, न्यूटन कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, अर्थात एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। हम एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे एम्पियर इक्वल टू न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कूलम पर सेकेंड, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। कूलम पर सेकेंड हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसको कुछ क्या करें हम, और क्या करें, हाँ इसको आप कूलम और मीटर पर एम्पियर को हम क्या करें, सब स्क्वायर में ले लेते हैं। अब एम्पियर इसको कूलम पर सेकेंड हम रख देते हैं, ठीक है। तो हम रख देंगे यहाँ पे कूलम रहेगा मीटर, और ये कूलम पर सेकेंड स्क्वायर में, ये कूलम से कूलम हमारा कट जाएगा तो बचा मीटर पर सेकेंड। समझिए, मीटर पर सेकेंड हमारा क्या बचा, ये बचा हमारा क्या, मीटर पर सेकेंड। कैसे हमने लिखा है, इसको डिवाइड देके ना, म्यू बाई 4 डिवाइडेड बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अर्थात हमने क्या समझा इससे हमें पता लगा कि ये जो होता है 1/μ चुंबकशीलता वर्गमूल में अंडर रूट में 1/, चुंबकशीलता गुणे वैद्युतशीलता का मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये वाला पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा 1/μ/ε अंडर रूट μ/ε इक्वल टू वैल्यू होगा 3/10⁻⁹, 3/10⁻12 या सी दे सकता है, तो आप लगाएंगे 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अर्थात प्रकाश की चाल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने बायो-सेवर्ट ने हमें बता दिया, पहले ऑस्टिड सर ने हमें बताया कि वैद्युत धारा क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है। बायो-सेवर्ट के बाद से नहीं, ऑस्टिड ने बताया, फिर ऑस्टिड ने बताया वैद्युत धारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर बायो-सेवर्ट ने हमें क्या बता दिया, बायो-सेवर्ट ने हमें बताया कि जो मतलब ये होता है, क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वैद्युत चालक या वैद्युत धारा या गतिमान आवेश, वो कैसे हम उसका गणितीय रूप से उसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें पता चल जाती थी, उस प्रकार किसी ने अभी तक धनात्मक आवेश की गति को, या पता था ना हमें धनात्मक आवेश जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन अभी तक किसी ने हमें वैद्युत क्षेत्र होता है, धनात्मक आवेश की गति की दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है, या ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में हमने किसी ने नहीं बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब भाई बड़ी संकोच हुआ कि भैया इसका भी तो कुछ दिशा होता होगा, कौन बताए। तो इस संदर्भ में एक नियम आया, दाएं हाथ की हथेली का नियम। डिफिनीशन आप बुक से पढ़ेंगे, डिफिनीशन कुछ है नहीं ऐसे इसमें। पहला नियम आया दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। पहला नियम आया हमारे पास कि दाएं हाथ, जैसे ये हमारा दाएं हाथ है, देखिए इसको समझिएगा, जो नियम है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा दाएं हाथ है ना, तो इसकी हथेली का नियम आया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब आपसे ये भी पूछ सकता है दाएं हाथ का नियम किस लिए है, तो दाएं हाथ का नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब देखिए ये हमारा दाएं हाथ है,
तो दाएं हाथ के हथेली के नियम में क्या किया बोला कि अगर हम अपने दाएं हाथ के पंजे को, ध्यान से देखिए जैसे मैं फैला रहा हूँ, ठीक ना, अगर हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैला लें, दाएं हाथ के हथेली के नियम बताया गया है कि हम अगर अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैला लें कि हमारी चारों उंगलियां अंगूठे के साथ 90 अंश का कोण बनाती हो, समकोण बनाती हो, तो इस अवस्था में क्या बोला, दाएं हाथ के हथेली को फैला लें। और कब, जब अंगूठा क्या हथेली के साथ 90 अंश का कोण बनाता हो, तो इस अवस्था में अंगूठा, इस अवस्था में यदि अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में, वैद्युत धारा की ओर संकेत करें तथा जो चारों उंगलियां हैं उस दिशा में रहे जिधर हमें वैद्युत, जिस बिंदु पर हमें, उस चारों उंगलियां उस दिशा में हैं जिधर हमें, जिस बिंदु पर हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये हमने एक तार ले लिया, ठीक है, और इसमें धारा ऐसे बह रही है और बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो अब कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए ये हमारा पंजा है, पंजे को हमने फैलाया, 90 अंश का कोण बनाया, चारों उंगलियां किधर ले जानी है, बिंदु की दिशा में, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ क्योंकि हमारा हाथ तो फैलने से रहा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ये देखिए, ये अंगूठा हमने फैलाया, इसको मैंने आपको समझाने के लिए किया है ना। ये देखिए अंगूठा हमारा क्या है, धारा की दिशा में, और चारों उंगलियां क्या कर रही है, इधर दिशा में कर रही है। ये कागज के तल से बाहर की ओर क्या होगा, कागज के तल से बाहर की ओर धक्का देने की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर कैसी होगी, कुछ ऐसी निकल के आएगी, कुछ ऐसी, मतलब बाहर की ओर, ये खड़ा अपवर्ड यहाँ पे ऐसे होगी, कागज के तल के बाहर की ओर। चलिए ठीक है, समझ में आया। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, दाएं हाथ की हथेली के नियम में बताया गया कि अगर हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैला लें कि चारों अंगुलियां तथा अंगूठे के बीच 90 अंश का कोण बने, तो इस अवस्था में यदि हमारा अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो तथा चारों अंगुलियां उस बिंदु की ओर निर्देश करें जिधर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तब हथेली से धक्का देने की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। ये बताया हमारा दाएं हाथ के हथेली के नियम में। अब एक दूसरा नियम इसमें निकल के आया, मैक्सवेल के पेच का नियम। मैक्सवेल के पेच का नियम। अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इजी मेथड में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये डिफिनीशन में आता है लिखने के लिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कैसे आसानी से आप वैद्युत क्षेत्र तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ठीक है। अब देखिए मैक्सवेल के पेच का नियम, मैक्सवेल के पेच का नियम, इसमें क्या किया कि अगर हम, इन्होंने बताया कि अगर हम अब पेच को अपने दाएं हाथ में पेच को इस पर, जब हम पेच कसते हैं, ठीक है, जब हम किसी पेच को कसते हैं, ठीक है, तो पेच को कसते समय यदि हमारा अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो, यदि हमारी अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो, और यदि हमारा अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो, तो हमारी अंगुलियां जिस दिशा में घूमेंगी, तो हमारी अंगुलियां जिस दिशा में घूमेंगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इन्होंने क्या बताया कि पेच को घुमाते समय, ठीक है, यदि हम पेच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इसे इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक के बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेच घूमेगी, ठीक है, घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, मतलब समझ रहे हैं, पेच अगर हम ऐसे कस रहे हैं तो इस पेच आगे बढ़े कैसे, पेचकस आगे बढ़े कैसे, वैद्युत धारा की दिशा में। तो इस पेच को घुमाने के लिए हमारा जो अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, ठीक है, वही क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे हम पेच अगर कसेंगे तो अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब ऊपर की ओर, बाहर की ओर क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, मैक्सवेल के पेच का नियम। एक बार आप पेचकस वाला बुक में देख लेंगे ना, पेचकस आप देख लेंगे बुक में, क्योंकि मैं आप बना नहीं सकता हूँ, असमर्थ हूँ बनाने में, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है, तो अगर आप बुक में देख लेंगे आप क्लियरली समझ में आ जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र के नियम चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। हम इंटर कर चुके हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने के साथ साथ जो हमने पीछे वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है उसे भी रिवाइज करते रहना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है उसमें ये नहीं कि हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र नहीं आएगा, उसमें वैद्युत क्षेत्र भी आएगा। तो इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारा वैद्युत क्षेत्र भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत क्षेत्र हमने मन लगाकर पढ़ लिया, तो उसे हम रिवाइज करते रहेंगे संडे टू संडे। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है, इसको हम क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, लगे रहिए बच्चों, इस बार हम ही को टॉप करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। आपका हमारे साथ बनना बहुत अच्छा लगता है। लाइक कमेंट करते जाइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ही वापस जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे बच्चों।